Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज के वीडियो में मैं आपको वेस्ट बंगाल की स्टेट काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा कि वहाँ एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से है, फीस कितनी है गवर्नमेंट और प्राइवेट की, नंबर ऑफ सीट्स और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बताऊंगा मैं हर एक गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा आपको। आपको नीट 2023 की कट ऑफ क्या गई थी वेस्ट बंगाल में, है ना, मैनेजमेंट कोटा की, स्टेट कोटा के प्राइवेट कॉलेजेस की, प्लस स्टेट के 85% कोटा की, और 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, कट ऑफ और हमारे ओपिनियंस, सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। बात करेंगे वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग की, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस देखेंगे, फीस देखेंगे, नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे, प्लस ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट का। बेसिक इंफॉर्मेशन अपन को पता होनी चाहिए, क्योंकि अपन कोई भी स्टेट के बारे में जानना चाह रहे हैं तो अपन को बेसिक पता होना चाहिए, जैसे बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या है, वहां डोमिसाइल का क्राइटेरिया क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन अपन को होनी चाहिए। 2023 की कट ऑफ क्या गई थी, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बेसिस पे अपन बताएंगे कि 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट की, ठीक है। अब देखते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन। देखो, सबसे पहले आपको वेबसाइट पता होनी चाहिए कि वेस्ट बंगाल की स्टेट काउंसलिंग कौन सी वेबसाइट पे होती है। तो वेस्ट बंगाल mcc.nic.in, ये उसकी ऑफिशियल साइट है, यही स्टेट की 85% कोटा की काउंसलिंग होती है, ठीक है। बात करें बॉन्ड की, तो यहाँ सर्विस बॉन्ड नहीं है, काफी अच्छी बात है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी मात्र 1 लाख का है। इसका मतलब है कि आपकी एमबीबीएस होने के बाद आपको कोई भी रूरल सर्विस करनी नहीं है ना, ना आपको कोई बॉन्ड पे करना है। प्लस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का मतलब होता है, यदि आप एमबीबीएस के दौरान उस सीट को छोड़ते हो तो आपको मात्र 1 लाख रुपीस पे करने होंगे। जैसे राजस्थान में आप देखोगे तो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 5 लाख का है, काफी स्टेट्स में 10 लाख का होता है ना। लेकिन जो वेस्ट बंगाल है उसमें सर्विस बॉन्ड नहीं है और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 1 लाख है ओनली। वेस्ट बंगाल एक ओपन स्टेट, ओपन स्टेट का मतलब क्या होता है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी वेस्ट बंगाल के जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है, ओनली प्राइवेट कॉलेजेस। अब अपन देखते हैं डोमिसाइल क्राइटेरिया। वेस्ट बंगाल में देखो 3 डोमिसाइल का क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने डोमिसाइल का क्राइटेरिया लिया है, जो पिछले साल वेस्ट बंगाल का प्रोस्पेक्टस आया था उसमें से लिया था मैंने, ठीक है। वहां 2022 लिखा हुआ था, लेकिन इस बार जो प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें 2023 लिखा होगा, ठीक है, वो मैंने यहाँ चेंज किया है। परफॉर्मा A1 क्या है, रेजिडेंशियल एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स residing in the state of West Bengal continuously for at least last 10 years as on 31 December 2023, candidate must have passed class 10th or equivalent in class 12th from the state of West Bengal। इसका मतलब है कैंडिडेट को कंटिन्यूस 10 साल वेस्ट बंगाल में रहा होना चाहिए, प्लस क्लास 10th और क्लास 12th उसकी वेस्ट बंगाल से कंप्लीट हुई होनी चाहिए, तो वो परफॉर्मा A1 के अंदर आएगा, उसका डोमिसाइल वेस्ट बंगाल होगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि कैंडिडेट जो है एटलीस्ट कंटिन्यूस 10 साल के लिए वेस्ट बंगाल में रहता हो 2023 तक, 31 दिसंबर 2023 तक, और 12th क्लास उसने वेस्ट बंगाल से पास की हो, तो भी वो वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल के लिए एलिजिबल है, वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल वो बनवा सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है वेस्ट बंगाल की स्टेट काउंसिल में। तीसरी चीज है कि कैंडिडेट चाहे बाहर रहता हो, कैंडिडेट चाहे बाहर रहा हो, 10 साल नहीं रहा हो, लेकिन उसके पेरेंट्स या मदर या फादर में से कोई भी 10 साल कंटिन्यूसली यदि वेस्ट बंगाल में रहे, है ना, तो भी उसको डोमिसाइल मिल जाएगा। समझ आ गया आपको। पहली कंडीशन क्या है, या तो कैंडिडेट खुद 10 साल रहता हो वहां वेस्ट बंगाल में रहा हो। दूसरी कंडीशन क्या है, 10 साल रहा हो और क्लास 12th उसने वेस्ट बंगाल से पास आउट की हो। और तीसरा क्राइटेरिया है कैंडिडेट चाहे बाहर रहा हो, 10th तो 12th कहीं बाहर से क्यों, लेकिन उसके मदर या फादर में से कोई एक पेरेंट 10 साल तक कंटिन्यूस वेस्ट बंगाल में रहा हो, तो भी उसको वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल मिल जाएगा और वेस्ट बंगाल की स्टेट काउंसलिंग के लिए वो एलिजिबल है, ठीक है। बात करते हैं रिजर्वेशन की। वेस्ट बंगाल में कितना रिजर्वेशन है ये आपको पता होना चाहिए। तो यूआर कैटेगरी में 40%, 40% का मतलब है अनरिजर्व कैटेगरी, इसमें हर एक कैटेगरी का बच्चा एडमिशन ले सकता है, ठीक है। बीसीए कैटेगरी में 10% का रिजर्वेशन है,
ओबीसी की जो ए कैटेगरी है, ओबीसी की बी कैटेगरी में 7% रिजर्वेशन है, जिसमें मुस्लिम्स कम्युनिटी भी बीसी और बीसीए में आती है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें हर जगह 10% का रिजर्वेशन होता है। एससी में 22% का रिजर्वेशन है, एसटी में 6% का रिजर्वेशन है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी उसमें 5% का रिजर्वेशन है। जनरल में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। 40% सीटें पे कोई भी स्टेट का कैंडिडेट, सॉरी कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट यूआर में एडमिशन ले सकता है। समझ आ गया आपको? बात करते काउंसलिंग प्रोसेस की। सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। राउंड 1 वेस्ट बंगाल में ऑनलाइन होता है, राउंड 2 वेस्ट बंगाल में ऑनलाइन होता है, राउंड 3 वेस्ट बंगाल में ऑनलाइन होता है। स्टे वैकेंसी राउंड 1 वो होता है ऑनलाइन। यदि स्टे वैकेंसी के अंदर राउंड 1 वाली जो स्टे वैकेंसी होता है उसमें भी यदि कुछ सीटें खाली रह जाती है तो फिर कॉलेज लेवल राउंड होता है जो कि ऑफलाइन होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी बता देता हूं मैं आपको क्या है। रजिस्ट्रेशन का फी है, जब काउंसलिंग के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हो तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल मनी होती है। यूआर में आपको 2000 रुपए जमा करवाने, नॉन रिफंडेबल है ये। एससी, एसटी, ओबीसी और पर्सन विद डिसेबिलिटी को 1500 रुपए जमा करवाने, ये भी नॉन रिफंडेबल। रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल होती है। बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की, जो कि रिफंडेबल होता है। यदि आपको किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिलता तो आपको मनी रिफंड हो जाएगी, है ना, कंडीशन होती है। यदि आप काउंसलिंग में गलतियां करते हो, कॉलेज राउंड 2 में मिलने के बाद छोड़ते हो, तो फिर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाता है। बाकी यदि आप कंटिन्यूअस बिल्कुल प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपको फिर से रिफंड हो जाता है जब काउंसलिंग एंड हो जाती है उसके बाद। यूआर कैटेगरी में 10,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी में 5,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल का जो प्रोस्पेक्टस आया था उसमें जो काउंसलिंग के राउंड्स थे वो उन्होंने समझा रखे थे, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले मैं जो प्रोस्पेक्टस के अंदर सारा कंटेंट था उसको मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है और उससे मैं सारी चीजें बताऊंगा। बाद में मैं आपको समराइज कर दूंगा कि किस राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, किस राउंड से किस राउंड में अपग्रेडेशन कर सकते हो, कब सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका फॉरफिट हो जाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको समराइज कर दूंगा। देखो क्या लिख रखा है, फीस पेमेंट शेल बी ऑन टाइम फॉर पर्टिकुलर कैंडिडेट एक्सेप्ट फॉर फॉलोइंग कंडीशन। If the candidate remain non-reported in round 2 after allotment, want to participate in round 3 for fresh choice plea. किसी कैंडिडेट को राउंड 2 में कॉलेज मिला लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया तो वो राउंड 3 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करेगा। ठीक है, if candidate fails to appear in physical document verification process and want to appear for physical document verification in subsequent round, मतलब आपको जो रजिस्ट्रेशन फी है वो वन टाइम पे करना है ना, लेकिन आपको फिर से कब पे करना हो सकता है, जब या तो आपको राउंड 2 में कॉलेज मिला, आपने रिपोर्ट नहीं किया, या फिर आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, वहां आपके डॉक्यूमेंट्स फेल हो गए ना, वहां आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए, तब आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी, फी पे करनी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें है। अब देखो, द कैंडिडेट हु डज नॉट रजिस्टर इन फिल चॉइस इन राउंड 1 एंड 7 लोक सच चॉइस शेल नॉट बी कंसिडर फॉर अलॉटमेंट इन राउंड 1। किसी कैंडिडेट ने राउंड 1 में रजिस्टर भी नहीं किया और चॉइस फिलिंग भी नहीं की तो उसको राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। फिर देखो, द नॉन अलॉटेड कैंडिडेट इन राउंड 1 और द कैंडिडेट हु वाज अलॉटेड एंड एडमिटेड इन राउंड 1 and submitted willingness for participation in round 2 or the allotted but not reported candidate in round 1, newly registered candidate in round 2 can fill fresh choice filling for round 2 allotment। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ हो या ना अलॉट हुआ है, यदि वो विलिंगनेस देते हैं राउंड 2 के अंदर कि हमें उनको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है, तो वो राउंड 2 के अंदर फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे, ये इन्होंने बता रखा है। द कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड, द कैंडिडेट हु डिड नॉट अपीयर during the document verification and become not eligible for subsequent round, the candidate who did not opt for subsequent round, the candidate who do not fill fresh choice filling in subsequent round, or the candidate who surrendered seat after getting admission in earlier round are not considered for allotment in round। किसी ने राउंड 1 के अंदर भी वेरिफिकेशन नहीं किया, फिर राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो उसको राउंड 2 में कैसे अलॉटमेंट होगा, है ना। राउंड 2 में अलॉटमेंट तो जब होगा ना, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तभी तो अलॉटमेंट होगा। यदि आप चॉइस फिलिंग ही नहीं करोगे तो कैसे अलॉटमेंट होगा। Candidate cancelled due to want of essential documents or candidate who surrender after admission or a candidate found to submit his misinformation, fabrication of documents shall be out of further counseling process। यदि कैंडिडेट ने essential document सबमिट नहीं करवाए, है ना,
या फिर कुछ मिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, जैसे उन्होंने कॉलेज तो ईडब्ल्यूएस से ले लिया है ना, और असल में वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग की, तो ऐसे बच्चे का एडमिशन वहां कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ मिस इंफॉर्मेशन यदि प्रोवाइड की तो वो काउंसलिंग प्रोसेस से ही बाहर हो जाएगा। इसलिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो सही से सबमिट करवाए, और जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वही कैटेगरी फिल कीजिए, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप यदि कैंसिल हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, यदि मिस इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की होगी, तो आपको फर्दर किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, प्लस आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो भी फॉरफिट हो जाएगी। फॉर एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आर एलिजिबल एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट। एनआरआई के लिए इन्होंने बता रखा है, ठीक है। अब देखो, if the candidates fail to get admitted in allotted seat after completing all necessary formalities within that round, the candidate shall be called as non-reported candidate. Such get vacant for such round. यदि कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई लेकिन उसने सारी नेसेसरी जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट नहीं की, तो ये माना जाएगा कि वो नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट है और उसकी सीट है जो वैकेंट रह जाएगी, ठीक है, वो अगले राउंड में आएगी। The non-reported candidate in round 1 allotted seat is allowed to appear in round 2 without fresh registration and without payment of fees for choice filling. राउंड 1 के अंदर जिसने रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि राउंड 1 फ्री एग्जिट है, आप डायरेक्ट राउंड 2 में आ सकते हो, फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अमाउंट आपको जमा करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राउंड 1 में आप ऑलरेडी जमा करा चुके हो। द नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट इन राउंड 2 allotted seat is allowed to appear in round 3 without fresh registration but after the payment of counseling fees once again. यदि राउंड 2 में भी आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है और आप राउंड 2 की सीट को छोड़ते हो, तो राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं है, आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाया था, है ना, जनरल कैंडिडेट ने 10,000 कराया था, एससी एसटी की कैंडिडेट ने 5,000 करवाया था, उसको फिर से सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाना होगा, क्योंकि राउंड 2 में कॉलेज मिलने के बाद यदि आप छोड़ते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। द नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 3 अलॉटेड सीट इज नॉट अलाउड एनी फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। और राउंड 3 में आपको यदि कोई कॉलेज मिल गया और आपने छोड़ दिया तो फर्दर किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है। ये देखो, द सीट सरेंडर ऑफ द एडमिटेड, पहले में ये जो प्रोस्पेक्टस में सारी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, बाद में शॉर्ट में बता दूंगा कि क्या लिख सकता है। द सीट सरेंडर ऑफ द एडमिटेड कैंडिडेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ राउंड 1 एडमिशन इज अलाउड विदाउट एनी पेनल्टी मनी। मतलब राउंड 1 में एडमिशन ले लिया, आप फिर से सीट को सरेंडर कर सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन सीट सरेंडर ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ राउंड 2 एडमिशन इज अलाउड बट द फॉरफिचर ऑफ एडमिशन फीस। समझ आ गया आपको? राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला, आपने अलॉट हो गया, आपने ज्वाइन कर लिया, आप सीट को फिर भी सरेंडर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हो, आपकी कोई मनी नहीं कटेगी। लेकिन राउंड 2 में आपने ऐसा किया तो आपने जो फीस जमा करवाई थी, फर्स्ट ईयर की जो फीस जमा करवाई थी, वो फॉरफिट हो जाएगी। सच कैंडिडेट मस्ट अप्लाई इन पर्सन बिफोर द एडमिटेड कॉलेज फॉर सीट सरेंडर एंड मस्ट रिसीव ए सर्वर जनरेटेड सीट सरेंडर लेटर, है ना, सर्वर पे सीट सरेंडर लेटर आएगा, वहां से उनको जनरेट करवाना होगा और रिसीव करना होगा। Otherwise, the name of such candidate shall continue to appear in admitted candidate list of said college. नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि उस कैंडिडेट ने वो सीट ले ली है। यदि आपको सरेंडर करनी है, आपकी एडमिशन फीस फॉरफिचर हो जाएगी सेकंड राउंड में, और आप फिर राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सच कैंडिडेट इज हाउएवर नॉट अलाउड इन एनी फर्दर राउंड इन काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट को फिर किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाएगा। The seat surrender is not allowed from round 3 counseling any further till the counseling process is over. The seat surrender with payment of bond penalty is possible only after the counseling of all round is over. है ना, सीट सरेंडर राउंड 3 में पॉसिबल नहीं है कि राउंड 3 में आपने कॉलेज ले लिया, ज्वाइन कर लिया, अब आप सीट को नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं कि आप सीट को छोड़ रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं राउंड 1 की काउंसलिंग, है ना। इट इज मेंशन that individual eligible and NEET UG 2023 qualified candidate can do। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, फी पेमेंट करोगे, कैंडिडेट प्रोफाइल का लेटर जनरेशन होगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कॉलेज लेवल पे, स्वास्थ्य भवन लिख रखा है एनआरआई कैंडिडेट के लिए, चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस लॉकिंग होगी, फिर सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है, फिर अनदर राउंड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और फिर आपका कॉलेज जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां आपका एडमिशन होगा। इस तरीके से ये प्रोसेस होगी। क्या लिख रखा है? इट हियरबाई further mentioned that after the choice are placed and saved, the choice shall be locked by candidate as only the locked choices for the particular round shall be processed for seat allotment as per enters register of candidate। मतलब आपकी जैसी चॉइस फिलिंग हो जाएगी तो चॉइस एक टाइम पीरियड होगा, तब तक आप लॉक कर सकते हो, बाकी ऑटो लॉक हो जाएगी, और हर राउंड में आपकी अलग चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है।
जो आप भरोगे हर राउंड में अलग से चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी। इस तरीके से यहां लिख रखा है पूरा राउंड 1 के बारे में, ये सारी चीजें लिख रखी है। तो ये पूरा इतना बड़ा है ना। राउंड 2 के बारे में भी इन्होंने लिख रखी है चीजें, ठीक है। राउंड 3 के बारे में भी मेंशन कर रखी है सारी चीजें। आप खुद वेस्ट बंगाल का जो प्रोस्पेक्टस है ऑफिशियल साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, वहां आपको मिल जाएगा, उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर जो लास्ट चौथा राउंड होगा वो ऑनलाइन होगा, स्टे वैकेंसी राउंड। उसमें भी यदि कोई सीट रह जाती है तो वो फिर कॉलेज लेवल राउंड होगा, फिजिकल स्टे वैकेंसी राउंड होगा। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, राउंड 1 फ्री एग्जिट है, राउंड 1 से राउंड 2 अपग्रेडेशन है, राउंड 3 में आपको यदि कॉलेज मिल जाता है, आप ज्वाइन कर लेते हो तो आप सीट को सरेंडर नहीं कर सकते हो, ठीक है। यदि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों में आपको कॉलेज नहीं मिला है तो ही राउंड 4 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये सारी प्रोसेस इन्होंने बताई है। राउंड 2 में यदि आपको कॉलेज मिलता है और आप छोड़ते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, और राउंड 2 में आपने सीट को ज्वाइन कर ली फिर यदि छोड़ते हो तो आपकी एडमिशन फी है वो भी फॉरफिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा लिख रखा है इन्होंने, बाकी आप खुद प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हो। बाकी इस बार वेस्ट बंगाल की जब काउंसलिंग होगी तो प्रोस्पेक्टस 2024 का फिर से आएगा। अब देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स, वेस्ट बंगाल का सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं अपन। टोटल कॉलेज कितने 35 है, टोटल सीट्स है 5325, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज है 27, प्राइवेट कॉलेज है 9। प्राइवेट कॉलेज में 1500 सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल सीट 3825 है। ये वेस्ट बंगाल का स्टेट का मैप है, यहां लिख रखा है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज कितने, सीट कितनी है, ठीक है, सारा मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल गवर्नमेंट है 26, प्राइवेट है 9 कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज के नाम बता देता हूं मैं आपको, एम्स कल्याणी जिसकी 100% सीटें ऑल इंडिया के 15% कोटा से फिल होती है, गवर्नमेंट कॉलेज 125 सीट है। बनपुरा मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट है 200 सीट है। बारासत मेडिकल कॉलेज में 100 सीट है। बुर्दवान मेडिकल कॉलेज में 200 सीट है। कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में 250 सीट है। जेएनएम हॉस्पिटल कल्याणी में 125 सीट है। सागर दत्ता कलकत्ता में 125 सीट है। कूच बिहार जीएमसी कूच बिहार में 100 सीट है। बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है और बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल में 100 सीट है, ठीक है। ईएसआईसी कलकत्ता में 100 सीट है। जीएमसी कलकत्ता में 250 सीट है। इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल रिसर्च कलकत्ता में 200 सीट है। कलकत्ता में काफी मेडिकल कॉलेज है ना। जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज में 100 सीट है। मालदा मेडिकल कॉलेज में 125 सीट है। मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में 200 सीट है। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में 125 सीट है। निरतन सिरगर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में 250 सीट है। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग में 200 सीट है। प्रफुल्ल चंद्र सेन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 100 सीट है। पुरुलिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 100 सीट है। रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 100 सीट है। रामपुरत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 100 सीट है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 250 सीट्स है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय मेडिकल कॉलेज में 100 सीट है। तमरली पट्टो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 100 सीट है। और जागराम मेडिकल कॉलेज में 100 सीट है। ये टोटल 26 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गए, उसमें मैंने आपको बता दिया इतनी सीट से, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं। 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। एक पिछले साल 2023 में ही ओपन हुआ था। पहला है गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल दुर्गापुर, प्राइवेट कॉलेज है, 150 सीट से, ठीक है। वेस्ट बंगाल एक ओपन स्टेट है, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट 35% सीटें मैनेजमेंट कोटा में होती है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, उसमें अदर देन वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हल्दिया 100 सीट है। आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज बुर्दवान में 150 सीट से। जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल कलकत्ता 200 सीट्स है। केपीसी मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में 200 सीट है, जो कि वेस्ट बंगाल का टॉप मोस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल में 150 सीट्स है। श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दुर्गापुर में 150 सीट्स है। जिस मेडिकल कॉलेज में 150 सीट्स है, और जेएमएन मेडिकल कॉलेज में 150 सीट्स है, ठीक है। जेएमएन जो है वो 2023 में ही ओपन हुआ था, ठीक है। इस साल वेस्ट बंगाल में 8 न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओपन हो सकते हैं। उन्होंने अप्लाई किया है, यदि एनएमसी का जो रेटिंग बोर्ड होता है यदि उनको अप्रूव करता है तो वो फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट काउंसलिंग में। अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओपन हो सकते हैं। प्लस जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनमें सीट्स इंक्रीज हो सकती है। 5 से 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट्स इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको,
कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 और 2010 के बाद से जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बने हुए हैं उनको कैंसिल कर दिया है। तो कोई भी ओबीसी का कैंडिडेट यदि ये वीडियो देख रहा है वेस्ट बंगाल का, तो एक बार प्रॉपर चेक कर लीजिएगा ना, आपका 2010 से यदि पहले बना हुआ है कि बाद का बना हुआ है। यदि बाद का बना हुआ है तो फिर आपको न्यू सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन से आप अलर्ट रहे बिल्कुल, ठीक है। वीडीएस का सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। टोटल 6 डेंटल कॉलेज एक वेस्ट बंगाल में, 613 सीट है टोटल, जिसमें से 3 गवर्नमेंट है, 3 प्राइवेट। प्राइवेट में 300 सीट है, गवर्नमेंट में 313 सीट है, ठीक है। जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज होते हैं काफी कम होते हैं ना, जैसे राजस्थान में एक ही है, काफी सारे स्टेट में 2 होते हैं, किसी स्टेट में तो है ही नहीं, जैसे वेस्ट बंगाल में 3 है ना। बुर्दवान डेंटल कॉलेज राजावती में 125 सीटें गवर्नमेंट है। डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कलकत्ता में 125 सीट्स है, गवर्नमेंट है। नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज सुशत नगर में 63 सीट्स है, गवर्नमेंट है ये। बाकी 3 प्राइवेट कॉलेज है डेंटल कॉलेज। गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस 100 सीट्स है। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस बनविशिवपुर 100 सीट्स है। कुसुम देवी सुंदरलाल दुगर जैन डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कलकत्ता में 100 सीट्स है। ये डेंटल 3 प्राइवेट है और 3 गवर्नमेंट है। अब देख लेते हैं अपन फीस कितनी और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं वेस्ट बंगाल की कॉलेजेस का। एम्स कल्याणी की 100% सीटें ऑल इंडिया के 15% कोटा से फिल होती है, फिर भी वो वेस्ट बंगाल में स्टे में उसकी फीस और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में आपको बता देता हूँ। 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था। कंप्लीट एमबीबीएस की इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस मात्र 6,000 रुपए फीस है, क्योंकि एम्स की फीस काफी कम होती है। अब कलकत्ता का स्टेट कोटा का मैं मेडिकल कॉलेज बता रहा हूँ, जीएमसी कलकत्ता, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कलकत्ता। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड कॉलेज है ना, सबसे पुराना जो मेडिकल कॉलेज है कलकत्ता में, वो कलकत्ता में 1838 में एस्टेब्लिश हो गया था, गवर्नमेंट मेडिकल कलकत्ता। 200 साल पुराना मेडिकल कॉलेज और काफी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। इसकी फीस भी कम है, 9,000 रुपए फीस है, ओनली 750 रुपए पर मंथ, 9,000 रुपए पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एम्स कल्याणी की मैंने कंप्लीट एमबीबीएस की फी बताई है, बाकी जितनी भी फीस मैं बता रहा हूँ ये सब पर ईयर फीस है ना। 1838 200 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है लगभग। नीलरतन सिरकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था, मात्र 9,000 रुपीज इसकी पर एनम फीस है। इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कलकत्ता 1957 में एस्टेब्लिश हुआ था, 9,000 रुपए फीस है पर एनम। वेस्ट बंगाल में जितने भी मेडिकल कॉलेज है लगभग सभी की 9,000 पर एनम फी है, काफी कम फी है। बॉन्ड भी नहीं है, सर्विस बॉन्ड है नहीं, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी 1 लाख का है। तो वेस्ट बंगाली बच्चों की काफी प्रेफरेंस रहती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता 1916 में एस्टेब्लिश हुआ था, 9,000 रुपए मात्र इसकी फीस है। कलकत्ता में काफी कॉलेज है ना। कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था, 9,000 रुपए उसकी फीस है। सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज कलकत्ता 2011 में एस्टेब्लिश हुआ था, 9,000 रुपए इसकी पर एनम फीस है। बुर्दवान मेडिकल कॉलेज 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था, 9,000 रुपए इसकी पर एनम फीस है। कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड जेएनएम हॉस्पिटल कल्याणी 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था, 9,000 रुपए पर एनम इसकी फीस है। बनपुरा मेडिकल कॉलेज 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था, 9,166 रुपए उसकी पर एनम फीस है। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग 1968 में एस्टेब्लिश हुआ था और 9,000 रुपए पर एनम इसकी फीस है। मिदनापुर मेडिकल कॉलेज 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था, 11,144 रुपए पर एनम इसकी फीस है, काफी कम फीस है ना। ईएसआईसी जोका जो कि कलकत्ता में 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1 लाख रुपए पर एनम इसकी फीस है। हर एक ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की जो फीस होती है वो 1 लाख पर एनम होती है। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था, 9,000 रुपए पर एनम इसकी फीस है। वेस्ट बंगाल रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपको वेस्ट बंगाल का यदि वीडियो देखना है तो इसके अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस वीडियो में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। माल्टा मेडिकल कॉलेज 2011 में एस्टेब्लिश हुआ था, 9,144 पर ईयर की फीस है। डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था, 11,350 रुपए पर एनम उसकी फीस है। रामपुरट मेडिकल कॉलेज 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था, 9,000 रुपए पर एनम इसकी फीस है। रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था, 9,000 रुपए पर एनम इसकी फीस है। महाराजा जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कूच बिहार 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था, 9,000 रुपए पर एनम इसकी फीस है। जीएमसी बारासत जो कि 2022 में एस्टेब्लिश हुआ है, 9,000 रुपए पर एनम इसकी फीस है। जीएमसी जागराम 2022 में एस्टेब्लिश हुआ था, 8,144 रुपए पर ईयर इसकी फीस है। प्रफुल्ल चंद्र सेन
2022 में एस्टेब्लिश हुआ था, 9,000 रुपए पर एनम इसकी फीस है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 2022 में एस्टेब्लिश हुआ था, 9,000 रुपए पर एनम इसकी फीस है। ठीक है, जलपाईगुड़ी 2022 में एस्टेब्लिश हुआ था, 9,000 रुपए पर एनम इसकी फीस है। पुरुलिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 2020 में एस्टेब्लिश हुआ था, 9,000 रुपए पर एनम इसकी फीस है। नेक्स्ट है तमरली पट्टो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 2022 में एस्टेब्लिश हुआ था, 9,000 रुपए पर एनम इसकी फीस है। ये सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मैंने ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बता दिया और फीस आपको बता दी। ठीक है, और सीट्स में आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूं। प्राइवेट कॉलेज भी देख लेते हैं अपन। जो टॉप मोस्ट कॉलेज है वेस्ट बंगाल का, केपीसी मेडिकल कॉलेज 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था स्टेट कोटा के, यानी कि जो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट है वो की प्राइवेट कॉलेज में स्टेट कोटा में आते हैं, और जो अदर देन वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट है वो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर मैनेजमेंट कोटा में आते हैं। 35% सीटें लगभग मैनेजमेंट कोटा के अंदर पार्टिसिपेट करती है ना, मतलब 35% सीटों पे लगभग प्राइवेट कॉलेजेस की अदर स्टेट के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ट्यूशन फी स्टेट कोटा वाले यानी कि बिहार जो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट है ना, उनके लिए काफी कम है, लेकिन जो अदर देन वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट है उनके लिए ट्यूशन फी काफी ज्यादा है। ये सिर्फ ट्यूशन फी है, उसके अलावा हॉस्टल और मेस चार्जेस अलग है। तो ट्यूशन फी केपीसी मेडिकल कॉलेज की 4 लाख है वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट के लिए, लेकिन अदर देन वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट के लिए 16 लाख पर ईयर। काफी अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है केपीसी मेडिकल कॉलेज। गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल दुर्गापुर 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था। स्टेट कोटा के लिए फीस 5.48 लाख रुपए पर ईयर है, और आप देख सकते हो मैनेजमेंट कोटा की अदर देन वेस्ट बंगाल के जो कैंडिडेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट है, उनके लिए 21.88 लाख पर ईयर ट्यूशन फी है, काफी ज्यादा है। आई केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हल्दिया 2011 में एस्टेब्लिश हुआ था। स्टेट कोटा के लिए 5 लाख फीस है, और मैनेजमेंट कोटा की 19 लाख फीस है पर एनम, है ना, पर एनम की मैं बात कर। जेएमएन मेडिकल कॉलेज नादिया 2023 में एस्टेब्लिश हुआ था। स्टेट कोटा की फीस है 5 लाख, मैनेजमेंट कोटा की 19 लाख पर एनम। आईक्यूसीटी मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था। जेएमएन मेडिकल कॉलेज नादिया जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड तीनों राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था 2023 में। लास्ट जो फाइनल हुआ था स्टेट वैकेंसी, उसमें जेएमएन मेडिकल कॉलेज नादिया पार्टिसिपेट किया था। 5.48 लाख पर एनम, और जो अदर देन वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट है मैनेजमेंट कोटा की फीस 21.88 लाख है ना, काफी ज्यादा है मैनेजमेंट कोटा की फीस। और जो स्टेट कोटा के बच्चे हैं उनके लिए फीस काफी कम है, इसलिए स्टेट कोटा की कट ऑफ ज्यादा जाती है। जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल कलकत्ता 2018 में एस्टेब्लिश हुआ था। फीस जो है 5.48 लाख और मैनेजमेंट कोटा की 21.88 लाख। श्री रामकृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल मलंदिगी 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था। 5.48 लाख स्टेट कोटा के लिए और 21.88 लाख मैनेजमेंट कोटा के लिए। ठीक है, शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज बोलपुर 2021 में एस्टेब्लिश हुआ था। 5 लाख स्टेट कोटा के लिए और मैनेजमेंट कोटा के लिए 19 लाख रुपए फीस है। जीस स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च वेस्ट बंगाल 2023 में एस्टेब्लिश हुआ था। 5.48 लाख किसकी फीस है, स्टेट कोटा की, और मैनेजमेंट कोटा की है 21.88 लाख। ये मैंने आपको फीस भी बता दी गवर्नमेंट और प्राइवेट की। ठीक है, अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 2023 की कट ऑफ क्या गई थी। 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा, 23 की कट ऑफ पहले आप जान लीजिए। स्टेट के 85% कोटा की लास्ट कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। जो लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हर कैटेगरी में कितनी मार्क्स और कितनी ऑल इंडिया रैंक पे मिला था वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। यूआर कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 36,000 पे कॉलेज मिला था पिछले साल, 588 मार्क्स कट ऑफ गई थी यूआर में। बीसीए कैटेगरी में 36,629 ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज मिला था, 587 कट ऑफ गई थी। बीसीबी कैटेगरी में 40,881 ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज मिला था, 581 मार्क्स कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस में ऑल इंडिया रैंक 17,000 तक कॉलेज मिला था, मार्क्स जो थे 543 पे अलॉट हुआ था लास्ट। गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं ना, लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टेट के 85% कोटा के लिए, मतलब वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट के लिए। एससी में ऑल इंडिया रैंक 1,30,000 तक कॉलेज मिला था, मार्क्स जो थे 479, ऑल इंडिया की कट ऑफ भी लगभग इतनी गई थी। एसटी में 5,11,000 तक मिला था 264 मार्क्स। एसटी की कट ऑफ काफी कम जाती है वेस्ट बंगाल में, यूपी में भी काफी कम जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट कोटा की कट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, है ना, मतलब जो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट है उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए लास्ट कितने मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज मिला था वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूआर में 50,000 रैंक तक मिला था, मार्क्स जो थे 568 थे वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट के।
ओबीसी ए में 569 तक मिला था, ओबीसी बी में 486 मार्क्स तक मिला था, ईडब्ल्यूएस में 492 मार्क्स तक मिला था। कट ऑफ आप देखोगे थोड़ी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वहां की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस जो है, जो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट है उनके लिए काफी कम है, लेकिन अदर देन वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट के लिए फीस बहुत ज्यादा है ना। एससी में 432 कट ऑफ गई थी, एसटी में 112 कट ऑफ गई थी। एसटी की कट ऑफ वेस्ट बंगाल में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की काफी कम जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा की, मतलब वेस्ट बंगाल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में किसी को एडमिशन लेना है और यदि वो वेस्ट बंगाल का उसके पास डोमिसाइल नहीं है, वो छत्तीसगढ़ से है, चाहे यूपी से, चाहे राजस्थान से, चाहे बिहार से, है ना, कहीं से भी, उसको यदि वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना है तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी कितनी ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए। तो पिछले साल केपीसी मेडिकल कॉलेज 92,000 तक मिला था, खाली केपीसी की कट ऑफ ज्यादा जाती है, बाकी सारे मेडिकल कॉलेज देख लो आप। गौरी देवी 8,65,000 तक मिल गया था, आई केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हल्दिया 8,61,000 तक मिल गया था, IQCT 8,87,000 तक मिल गया था, जगन्नाथ गुप्ता 9,38,000 रैंक तक मिल गया था, श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल मलंदिगी 7,73,000 तक मिल गया था, शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज बोलपुर 10,58,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था, जिस स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च वेस्ट बंगाल 6,68,000 तक मिल गया था, और जेएनएम मेडिकल कॉलेज नादिया जो राउंड 4 के अंदर पार्टिसिपेट किया था, इसलिए उसकी कट ऑफ का अपन आइडिया नहीं लगा सकते। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, 2023 में ही ओपन हुआ था। तो मैंने आपको बता दिया जो मैनेजमेंट कोटा की कट ऑफ है, तो आप देख सकते हो खाली केपीसी की ज्यादा है 92,000 है, बाकी सभी की 8,10,000, 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख से ऊपर तक आराम से मिले हुए हैं ना। कट ऑफ कम जाती है क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जिसने नीट 2024 का एग्जाम दिया है उसको तो यही जानना है ना कि 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो मैं आपको बताता हूं 24 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। स्टेट के 85% कोटा की बात कर रहा हूं, मतलब वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूं। लास्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं। यूआर में 600 प्लस जा सकती है, ओबीसी ए में 599 प्लस जा सकती है, ओबीसी बी में 595 प्लस जा सकती है, ईडब्ल्यूएस में 570 प्लस जा सकती है, एससी में 491 प्लस जा सकती है, और एसटी में 279 प्लस जा सकती है। ये स्टेट के 85% कोटा की 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट कोटा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, है ना। ये मैं वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट की बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा दोनों है। तो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितने मार्क्स तक मिल सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूआर में 580 जा सकती है, ओबीसी में 580 जा सकती है, ज्यादा फर्क नहीं है ना। आप देखोगे गवर्नमेंट और प्राइवेट में कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं है, क्यों? जनरल ओबीसी में क्योंकि फीस काफी कम है। ओबीसी बी में 505 प्लस जा सकती है, ईडब्ल्यूएस में 510 प्लस जा सकती है, एससी में 455 प्लस जा सकती है, और एसटी में 150 प्लस जा सकती है, ठीक है। अब मैनेजमेंट कोटा की जो कट ऑफ है ना 2024 में, जो अदर देन वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट है ना, अदर स्टेट के कैंडिडेट है, उनकी ऑल इंडिया रैंक आप देख लो। केपीसी के लिए लगभग उनको 92,000 ऑल इंडिया रैंक चाहिए। जब आपका रिजल्ट आएगा, यदि आपकी 90 से 92,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आपको केपीसी मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल का मिल जाएगा। बाकी आपकी रैंक चाहे 8 लाख हो, 10 लाख हो, आपको कोई न कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल के अंदर मिल जाएगा। देख सकते हो आप 10 लाख तक मिला हुआ है ना, 10 लाख तक आपको कोई न कोई जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वेस्ट बंगाल का वो मिल जाएगा। बाकी जिस हिसाब से आपकी रैंक होगी, जो पिछले साल रैंक थी, इसी रैंक पे वो मेडिकल कॉलेज वापस मिल जाएगा, ठीक है। रैंक आप देख लेना रिजल्ट के बाद, यदि आपकी 8 लाख के आसपास अराउंड रैंक है तो आपको गौरी देवी, आई केयर, IQCT ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। केपीसी के लिए आपको थोड़ी अच्छी रैंक चाहिएगी, 90,000 के आसपास यदि आपकी ऑल इंडिया रैंक होगी तो आपको केपीसी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन वेस्ट बंगाल की प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है ना। अब आप यदि बायोमेडिकोस से जुड़ना चाहते हो, बायोमेडिकोस से काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो हमारा बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे 2 प्लान है, गोल्डन प्लान और डायमंड प्लान। गोल्डन प्लान में इफेक्टिव गाइडेंस मिलता है 2 MBBS डॉक्टर के द्वारा। मेरे ब्रदर है जो कि 6 ईयर एक्सपीरियंस है और मैं 3 ईयर एक्सपीरियंस हूँ। बेस्ट कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी आपको, ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई किया जाएगा। बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, फीस, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, पीजी की स्टेट वाइज जो सीट से कट ऑफ हो गई, सारी इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी और परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी कि आपको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना है कि स्टेट कोटा से कॉलेज लेना है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस तरीके से आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेने, है ना। हम सभी की काउंसलिंग कराते हैं,
प्राइवेट एमबीबीएस, गवर्नमेंट एमबीबीएस, डीम्ड कॉलेजेस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, वेटनरी, सभी की हम काउंसलिंग कराते हैं। किसी को भी हमारे से काउंसलिंग करवानी है तो वो गोल्डन और डायमंड प्लान ले सकता है। गोल्डन प्लान का प्राइस 2000 रुपीज है मात्र, वन टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी है। पेमेंट कैसे करना है आपको, 9521270863 पे 2000 रुपीज का पेमेंट करना है। फिर पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे आप, सेम मेरे व्हाट्सअप नंबर भी यही है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पेमेंट का मोड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। दूसरा प्लान है हमारा डायमंड प्लान, जिसमें गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलते ही है, ये सारे फीचर्स तो मिलेंगे, प्लस आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा, है ना। लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा और आपके लिए पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाएगी, स्टेट के 85% कोटा की भी और ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी, अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज। बाकायदा मैं आपसे बात करते करते आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगा, वही आप फिर फाइनल आप चॉइस फिलिंग करोगे। तो इसका प्राइस मात्र 4000 रुपये है, नॉन रिफंडेबल फी है, वन टाइम फी है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, 9521270863 पे 4000 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट का मोड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, फिर आप बायोमेडिकोस के डायमंड प्लान में एनरोल हो जाओगे, ठीक है। वेस्ट बंगाल का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।